नमस्कार। आज हम सीआरपीसी की धारा 107 और 116 पर बात कर रहे हैं, जी। जो अब नए कानून बीएनएसएस में धारा 126 और 137 हो गई हैं। हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। बिल्कुल। तो कई लोगों को ना इनसे जुड़े नोटिस मिलते हैं और वो एकदम परेशान हो जाते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। पर मजेदार बात यह है कि ये नोटिस किसी किए हुए अपराध के लिए नहीं होते हैं। ये तो शांति भंग होने की आशंका को रोकने के लिए है ना? दिलचस्प। बिल्कुल, इसे कहते हैं निवारक कार्रवाई, मतलब प्रिवेंटिव एक्शन। निवारक कार्रवाई। जी। और ये कार्रवाई कौन करता है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जैसे एसडीएम हो गए, या फिर पुलिस कमिश्नरेट वाले इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। अच्छा। वो ये तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि भाई किसी व्यक्ति के किसी काम से पब्लिक पीस, मतलब शांति भंग हो सकती है। तो जोर इस बात पर है कि कुछ गलत होने की संभावना है, ये नहीं कि कुछ गलत हो चुका है। समझ गए। तो मान लीजिए किसी को ऐसा नोटिस आ गया, पहला कदम क्या होना चाहिए? हमारे स्रोत कहते हैं कि घबराना नहीं है। बिल्कुल नहीं, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो एक ठीक-ठाक वकील से मिलिए, जी। उनसे सलाह लीजिए। ठीक है। फिर कोर्ट जाकर पता करना जरूरी है कि भाई शिकायत असल में है क्या और किसने की है ये शिकायत। अच्छा, ये पता चल गया। फिर क्या ऑप्शंस होते हैं? सुनने में आया है कि या तो बॉन्ड भर सकते हैं या फिर जांच मांग सकते हैं। हाँ, दो रास्ते हैं। या तो आप कहें कि ठीक है, मैं बॉन्ड भर देता हूं शांति बनाए रखने का, या आप कहें कि नहीं, इस मामले की जांच होनी चाहिए। और यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात पता चली है कि करीब 99% मामलों में ये शिकायतें झूठी होती हैं। जी हाँ, 99%, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। हाँ। और शायद इसी वजह से ज्यादातर मामलों में जांच का अनुरोध करना ही बेहतर रहता है। क्यों? उससे क्या होता है? देखिए, जांच मांगने से आप पर कोई दोष सिद्ध नहीं होता, आप गलती नहीं मान रहे हैं। अच्छा। और फिर सबूत लाने का जो भार है वो शिकायत करने वाले पर आ जाता है। अच्छा, तो जिसने शिकायत की उसे साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अक्सर होता यह है कि उनके पास कोई ठोस सबूत होते ही नहीं है, बस शक या रंजिश के आधार पर शिकायत कर दी जाती है। तो अगर जांच मांगी तो शिकायत करने वाले को ये साबित करना होगा कि आरोप सही है। इसकी कोई टाइम लिमिट भी होती है? हाँ, बिल्कुल। अगर जांच शुरू होती है तो शिकायतकर्ता को 6 महीने के अंदर अंदर सबूत पेश करने होते हैं। सिर्फ 6 महीने? जी। और अगर वो 6 महीने में सबूत नहीं दे पाए तो मामला अपने आप ही खत्म मान लिया जाता है, फाइल बंद। अच्छा, और वो जमानत वाली बात, नोटिस मिलने पर किसी को साथ ले जाना होता है? हाँ, जब नोटिस मिलने पर कोर्ट में पेश होते हैं तो जमानत के लिए एक व्यक्ति को, मतलब श्योरिटी को, साथ ले जाना होता है। श्योरिटी मतलब जमानतदार? हाँ, जमानतदार जो गारंटी ले कि आप जब भी बुलाया जाएगा हाजिर होंगे। ठीक है। और अब वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के मन में आता होगा, क्या इस पूरी कार्रवाई का नौकरी पर या भविष्य में कहीं कोई फॉर्म भरने पर कोई बुरा असर पड़ता है? देखिए, इस मामले में जानकारी बिल्कुल साफ है। हाँ। इसका नौकरी पाने पर या कोई वीजा अप्लाई करने पर या कहीं भी कोई फॉर्म भरने पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता। सच में? ये तो बड़ी राहत की बात है। जी, वजह साफ है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। हाँ, ये आपराधिक मामला नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बचाव का तरीका है, एक प्रिवेंटिव मेजर है। तो सरकारी नौकरी हो या पासपोर्ट वेरिफिकेशन, चिंता की बात नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, अब जाहिर है इन प्रक्रियाओं को सही तरीके से लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अदालती फैसले भी होंगे जिन्होंने रास्ता दिखाया हो। हाँ, बिल्कुल। कई अहम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं। जैसे एक बहुत पुराना केस है, राम नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य। जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि धारा 107 सजा देने के लिए नहीं बल्कि बचाव के लिए है, और मजिस्ट्रेट को कार्रवाई सिर्फ शक के आधार पर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पुख्ता जानकारी चाहिए। हाँ, विश्वास करने का पर्याप्त कारण होना चाहिए। फिर एक और केस है, मधुलिम्मे बनाम वेदमूर्ति। हाँ, उसका भी जिक्र है। उसने ड्यू प्रोसेस यानी उचित प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया कि भाई प्रक्रिया का पालन सही ढंग से होना चाहिए। और मनिका गांधी बनाम भारत संघ केस, वो कैसे जुड़ता है इससे? मनिका गांधी केस तो खैर अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए मील का पत्थर है। हाँ, बिल्कुल। उसने ये तय किया कि किसी की स्वतंत्रता पर, जैसे बॉन्ड भरने का आदेश देकर, कोई भी रोक लगानी है तो वो एक उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हो सकती है, मनमानी नहीं चलेगी। सही। और भी कई मामले हैं, प्रभुदयाल, मोहम्मद यूसुफ, राजनारायण, इन सब ने भी यही बातें दोहराई हैं, जैसे कि कार्रवाई सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं। अच्छा, ये अधिकार क्षेत्र का मामला है। जी।
और व्यक्ति को सुनवाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। आदेश में कारण बताए जाने चाहिए और सबसे जरूरी कि इन निवारक उपायों और लोगों के मौलिक अधिकारों, खासकर बोलने की आजादी, इनके बीच एक संतुलन बना रहना चाहिए। तो इन सारे अदालती फैसलों का निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य बातें क्या है? देखिए, सार यही है। पहला, ये धाराएं सजा नहीं, बचाव हैं। शांति भंग रोकना इनका मकसद है। ठीक है। दूसरा, कार्रवाई के लिए ठोस वजह चाहिए, सिर्फ शक नहीं। तीसरा, प्रक्रिया का पालन जरूरी है, नोटिस देना, सुनवाई का मौका देना, आदेश में कारण बताना। चौथा, ये पावर सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। और पांचवा, संविधान के तहत मिले अधिकारों, खासकर आर्टिकल 19 और 21 का पूरा सम्मान होना चाहिए। तो कुल मिला के ये जो धारा 107, 116 का नोटिस है, या अब बीएनएसएस में 126, 137 का, ये पहली बार में डराने वाला लग सकता है। हाँ, लगता है। लेकिन असल में यह कानून का एक तरीका है शांति बनाए रखने का। और अगर सही जानकारी हो, कानूनी मदद हो, तो इसे आसानी से हैंडल किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। और याद रखने वाली बात यह है, जैसा स्रोत भी बताते हैं, कि कानून में सुरक्षा उपाय हैं, प्रक्रियाएं हैं जी। और ज्यादातर मामलों का, खासकर जिनमें शिकायत झूठी निकलती है, व्यक्ति के रिकॉर्ड पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। ये बात सोचने वाली है कि कैसे हमारा कानून सिर्फ अपराध हो जाने के बाद ही एक्शन नहीं लेता, बल्कि शांति भंग होने की आशंका को भी रोकने की कोशिश करता है। हाँ, ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। पर फिर ये सवाल भी उठता है, क्या ये जो निवारक कानून है और जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इनके बीच हमेशा सही संतुलन बनाना मुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें और आपको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक निरंतर चलने वाली बहस है, संतुलन कहाँ हो। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।